इस लेक्चर में ग्लोबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट, शॉर्टकट में बोलते हैं गैप रिपोर्ट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली रिलीज की है, जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक के लिए। अकॉर्डिंग टू न्यू रिपोर्ट, जो अभी न्यू रिपोर्ट आई है उसके अनुसार क्या है, जो ग्लोबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, उत्पादकता। यानी कि अगर मान लो ये एक खेत है, फील्ड है, 1 एकड़ का है या 1 हेक्टेयर का है, इसमें पहले मान लो 100 क्विंटल या 100 केजी मान लो या 1000 केजी मान लो, 1000 केजी इसमें वीट होता था या राइस होता था, गेहूं या चावल होता था 1000 किलोग्राम। लेकिन अगर मान लो इसमें कुछ ऐसी इनपुट प्रोवाइड की, अब इसमें सेम लैंड है, 1 एकड़ ही है जितना पहले था, अब इसमें 1000 की जगह 1100 होने लगा, 1100 किलोग्राम या 1200 किलोग्राम गेहूं या चावल होने लगा, वीट या राइस, तो कहेंगे कि इसकी उत्पादकता बढ़ गई, यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। कि सेम ऑफ लैंड पे, सेम जितनी भूमि है उस पर पहले जितना अनाज होता था अब उससे ज़्यादा हो रहा है सेम भूमि पे, तो ये हो गई प्रोडक्टिविटी। लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा है कि जितनी ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो इतनी तेज़ी से नहीं इंक्रीज हो रही है जितनी तेज़ी से फूड की डिमांड इंक्रीज हो रही है। देखो लोगों की पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उनकी डिमांड भी बढ़ रही है फूड की। भाई साहब लोग होंगे तो खाना तो चाहिए खाने के लिए, तो उनकी मांग भी बढ़ रही है, डिमांड भी। लेकिन जितनी तेज़ी से डिमांड बढ़ रही है ना, उतनी तेज़ी से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही। ये देखो जो किस वजह से नहीं बढ़ रही है, किसका प्रभाव पड़ रहा है, वो बताए क्लाइमेट चेंज का। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ये इतनी डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही है जितनी की प्रोडक्टिविटी जितनी हमें चाहिए। डिमांड इंक्रीज हो रही है लेकिन प्रोडक्टिविटी इतनी इंक्रीज नहीं हो रही जितनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए चाहिए। यानी कि आगे फूड इनसिक्योरिटी होने वाली है, लोगों को फूड की ज़्यादा ज़रूरत होगी लेकिन इतनी प्रोडक्टिविटी है नहीं। जो रिपोर्ट रिलीज की है ये देखो, वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के साथ मिलकर, ये एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, इसके साथ मिलकर रिलीज की है ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या क्या फाइंडिंग है, क्या क्या देखा गया, इसमें देखो ये टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के बारे में बताया है। इसमें कहा है जो एनुअल रेट है इसकी, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी की जो ग्रोथ है, ग्रो करने की, वो है 1.36%। इतने रेट से ये इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रही है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। 2020-19 का डेटा है ये जो है ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स उससे नीचे है, क्योंकि एनुअल टारगेट जो रखा था वो रखा था 1.73% की ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी 1.36% ही हो रही है। यानी कि 2050 तक जो कंज्यूमर्स हैं, जो भी ग्राहक है, उनकी जो नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं फूड की और बायो एनर्जी की, वो क्या है, उनकी ज़रूरत फुलफिल करने के लिए जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है वो 1.73% से ग्रो करनी चाहिए। लेकिन कर कितने से रही है, 1.36% से, तो यानी कि नीचे है, बिलो है अभी। ये डिफरेंस क्या है ये टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी और यील्ड में। देखो यील्ड भी प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पादकता, और उत्पादकता को प्रोडक्टिविटी को हमने ऊपर समझा, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस क्या, अंतर क्या है। देखो अगर हम यील्ड की बात करें, तो ये होता है आउटपुट पर यूनिट। कोई भी सिंगल इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं हम, मान लो अमाउंट ऑफ क्रॉप हार्वेस्ट कर रहे हैं 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में, उसमें जितना भी क्रॉप हो रही है, जितनी भी फसल हो रही है, वो है यील्ड। यानी कि हम सिंगल इनपुट प्रोवाइड करके कितनी उससे फसल ले रहे हैं 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड से, वो हो गई उसकी यील्ड, यानी कि उत्पादकता। देखो यील्ड क्या है, ये प्रोडक्टिविटी ग्रोथ की वजह से भी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन देखो ये कोई मोर इनपुट प्रोवाइड करें हम, अगर मान लो उसी खेत में हम ज़्यादा खाद डालें, या मान लो हम अच्छे मैन्योर यूज करें, मैन्योर का मतलब भी खाद ही होता है, ऑर्गेनिक खाद, हम ऑर्गेनिक खाद यूज करें, अच्छे पेस्टिसाइड यूज करें और फसल के लिए इनपुट प्रोवाइड करें, और तो यील्ड क्या है, इंक्रीज भी हो सकती है। यील्ड इंक्रीज भी हो सकती है अगर अच्छी क्वालिटी का सीड, बीज यूज करें हम गेहूं चावल में, तो ये यील्ड यानी कि प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, अगर एक खेत में पहले 100 किलोग्राम होता था वो 120 किलोग्राम होएगा अगर अच्छी क्वालिटी की इनपुट यूज करें, सीड, बीज या अच्छी क्वालिटी की मशीन्स यूज करें खेती करने में, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो। तो अगर इनपुट ज़्यादा करेंगे हम तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इंक्रीज होगी, यानी कि ज़्यादा इनपुट देना, ये हो गया इनपुट इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं इसको, इनपुट इंटेंसिफिकेशन। तो इसलिए देखो यील्ड क्या है, यील्ड में ये डिसाइड नहीं करती कि सस्टेनेबिलिटी क्या होगी। यील्ड की वजह से देखो सस्टेनेबिलिटी इंप्रूवमेंट हो सकता है
और नहीं भी हो सकती। सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब हो गया? सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि फूड क्या है, फूड की सस्टेनेबिलिटी रहे, फूड उपलब्ध रहे और सस्टेनेबल रहे। ये देखो यील्ड इसमें ये डिसाइड नहीं करता कि सस्टेनेबिलिटी इंप्रूवमेंट होगी भी या नहीं भी होगी, लेकिन जो टोटल फर्टिलिटी, ये टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलिटी नहीं फैक्टर, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, ये क्या करती है? इनपुट जो एग्रीकल्चर में यानी कि कृषि में इनपुट और आउटपुट है दोनों के बीच में इंटरेक्शन बताती है, दोनों को कैप्चर करती है कि क्या तालमेल है इनपुट और आउटपुट का। ये देखो यील्ड का मतलब यानी कि देखो सारे फार्मर की ये इंक्लूड नहीं करती। यील्ड हो सकता है एक फार्मर, दो फार्मर, 10 फार्मर कहीं पे भाई साहब उगा रहे हैं खेत में और उनकी यील्ड इंक्रीज हो गई, लेकिन ये तो नहीं बताती कि सारे किसानों को फायदा हो रहा है या सारे किसानों को नुकसान हो रहा है। यील्ड का मतलब तो पर्टिकुलर जगह पे किसी पे हो सकता है, लेकिन अगर हम टोटल की बात करें TFP, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, तो ये भाई साहब मोर फार्मर को, ज़्यादा किसानों को इंक्लूड करती है कि ज़्यादा किसान जनरेट कर रहे हैं, ज़्यादा क्रॉप, ज़्यादा वो लाइव स्टॉक पशुपालन ज़्यादा कर रहे हैं और उनकी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा मतलब हार्वेस्ट कर रहे हैं और सेम अमाउंट या उससे कम लैंड पे कम लेबर यूज करके, कम फर्टिलाइजर यूज करके, कम मशीनरी और लाइव स्टॉक यूज करके वो ज़्यादा फायदा कमा रहे हैं। तो ये हो गया टोटल फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी। इसमें मतलब सारा ही इंक्लूड कर देते हैं और ज़्यादा नंबर ऑफ फार्मर्स इंक्लूड करते हैं कि सारे ओवरऑल किसानों पे फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। लेकिन यील्ड में ये इसलिए सस्टेनेबल नहीं है यील्ड, क्योंकि सारे किसानों को ये इंक्लूड नहीं कर रही है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा किसानों को इंक्लूड कर रही है। अब ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल क्या है कि लो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के, कि ये ग्रोथ है जो कम क्यों है? एक तो पहला था क्लाइमेट चेंज, हमने जाना क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर इवेंट मतलब मौसम के में परिवर्तन, जैसे कहीं पे ज़्यादा बारिश हो रही है, रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे ड्रॉट पड़ रही है, सूखा पड़ रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। फिस्कल पॉलिसी में भी चेंजेस हुए हैं, ये भी एक कारण है। मार्केट कंडीशन चेंज हो गई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता था उसमें चेंजेस, एग्रीकल्चर रिसर्च और डेवलपमेंट भी एक कारण है। नेक्स्ट, सिचुएशन इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन में, क्षेत्र में क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या सिचुएशन है। देखो अगर हम बात करें अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, ये ड्रायर रीजन है। लैटिन अमेरिका है ये वाला रीजन, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच वाला रीजन की जो कंट्री है इन्हें बोलते हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, यानी कि ये देश लैटिन अमेरिकन देश है। और अफ्रीका आप जानते हो अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो सबसे ज़्यादा ये ड्रायर रीजन कौन से? ये दो रीजन है। यहाँ पे देखो जो प्रोडक्टिविटी है ग्रोथ वो नीचे स्लो डाउन कर गई 34% तक। नेक्स्ट है कि हाई इनकम कंट्रीज, ये जैसे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, नॉर्थ अमेरिका ये वाला रीजन और यूरोप ये वाला रीजन, इसमें क्या है? मॉडेस्ट टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है, मतलब बीच के, ना तो ज़्यादा घटी है ना ज़्यादा बढ़ी है। नेक्स्ट है मिडल इनकम कंट्रीज, जैसे इंडिया, चाइना, ब्राज़ील और सोवियत रिपब्लिक बोल सकते हैं अर्सवाइल, सोवियत रिपब्लिक रसिया को बोलते थे पहले। तो इनमें क्या है? जो स्ट्रॉन्ग टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट्स है इसमें अच्छा खासा है। नेक्स्ट है लो इनकम कंट्रीज, ये जो पुअर कंट्रीज है जैसे सब सहारन अफ्रीका की कंट्रीज हैं, उनमें जो ये ग्रोथ है वो 0.31% पर ईयर की एवरेज से घट रही है, कॉन्टैक्ट हो रही है, डिक्रीज हो रही है। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ का क्या क्या इंपैक्ट है, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? ये देखो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एरियाज, देखो ये आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड इकोनॉमी के, जो आपका जीएस पेपर 3 है उसमें एग्रीकल्चर भी है, या फिर जीएस पेपर 1 है उसमें भी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है, तो ये मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके इम्पैक्ट प्रभाव क्या पड़ेंगे प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के? ये प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के देखो पहला प्रभाव है इम्पैक्ट या इफेक्ट बोल सकते हो आप, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एरिया। देखो अगर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के लिए ज़्यादा एग्रीकल्चर एरियाज में हम फसल उगाएंगे तो एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा चाहिए, तो इसकी वजह से क्या 36% जो वर्ल्ड की लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रही है। इसकी वजह से फॉरेस्ट एरियाज वगैरह डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। नेक्स्ट इम्पैक्ट है डाइट रिलेटेड डिसीज, देखो ये $2 ट्रिलियन $2 ट्रिलियन इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, 4 मिलियन डेथ हो रही है डाइट रिलेटेड डिसीज की वजह से। जो डाइट में चेंज हो रहा है, खाने पीने में चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो बीमारी हो रही है, हर साल इतने डॉलर का नुकसान हो जाता है, $2 ट्रिलियन का इकोनॉमिक लॉस हो जाता है, और डेथ भी हो जाती है 4 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है तो 40 लाख डेथ हो जाती है सिर्फ डाइट की वजह से। नेक्स्ट है सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब सॉइल का एक तरह से अपरदन, एक तरह से सॉइल इरोजन ही बोल सकते हो आप। 90% अर्थ की जो सॉइल है वो डिग्रेडेड हो गई है, किसकी वजह से? इरोजन की वजह से। 2050 तक
ये एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है 90% 2050 तक अर्थ की जो सॉइल है डिग्रेड हो जाएगी। नेक्स्ट है मीथेन इमिशन। देखो ह्यूमन की वजह से और एग्रीकल्चर या फिर आप कैटल बोल सकते हैं जो पशु पालते हैं उनकी वजह से मीथेन इमिशन होता है 37%। और मीथेन आपको पता है CH4 एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ा देती है। ये देखो पशुओं से भी रिलीज होती है और फसल करते हैं उससे भी रिलीज होती है, तो 37% मीथेन इमिशन होता है इसकी वजह से। नेक्स्ट है इरिगेशन वाटर लॉस। इरिगेशन मतलब खेतों में सिंचाई करना, खेतों में पानी लगाना। ये 40% इरिगेशन जो वाटर है वो लॉस्ट हो गया है। इसकी वजह से इनएफिशिएंट इरिगेशन की वजह से। जो फ्लड इरिगेशन करते हैं हम, मान लो खेत में पानी लगाना है तो खेत में यहाँ से, ये खेत है भाई साहब फील्ड, और इसमें यहाँ से एक हमने बनाया रास्ता और यहाँ पे ट्यूबवेल जो होते हैं वो चल रहे हैं, खेत में पानी चल रहा है पूरा, इसे बोलते हैं फ्लड इरिगेशन। अगर इनकी जगह पे हम स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज करें, स्प्रिंकलर या फिर ड्रिप इरिगेशन यूज करें। ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर होता है, पाइप बिछा देते हैं, यहाँ पे ऊपर छोटे छोटे पाइप होते हैं, फिर फुहारे चलते हैं, फाउंटेन इरिगेशन भी बोल सकते हैं। और ड्रिप इरिगेशन होता है DRIP, इसमें क्या है पाइप बिछा देते हैं और पेड़ों की जड़ों में ही पानी दिया जाता है डायरेक्टली। तो ये अगर मेथड यूज करें तो हम पानी का लॉस बचा सकते हैं, लेकिन ये इनएफिशिएंट इरिगेशन की वजह से 40% जो इरिगेशन वाटर है वो लॉस हो गया है। ये जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। एग्रीकल्चर को जो लैंड अनयूजेबल होती जा रही है इसकी वजह से। सजेशन क्या है इसको ठीक करने के लिए, सलाह क्या है? देखो एग्रीकल्चर रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करो, जो साइंस एंड इंफॉर्मेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी है उनको इंक्रीज करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनाओ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंफॉर्मेशन या फाइनेंस के लिए, एग्रीकल्चर को लोन देने के लिए, लोगों को क्रेडिट फैसिलिटी, ये सब में इंप्रूवमेंट करो, अच्छी वो कृषि कर सकें, एफिशिएंट एग्रीकल्चर जो इनपुट्स हैं वो यूज कर सकें। पार्टनरशिप क्रिएट करो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ और न्यूट्रिशन में इंप्रूव करो। नेक्स्ट है कि लोकल, रीजनल और ग्लोबल ट्रेड को एक्सपेंड करो, इंप्रूव करो। पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस होते हैं जिनकी वजह से बहुत सारा फूड वेस्ट हो जाता है, जैसे फसल की कटाई की, बहुत सारी फसल ऐसी होती है या तो उनके पास, किसानों के पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती, खेतों में अनाज पड़ा रहता है, बारिश होती है ख़राब हो जाता है। तो ये जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाते हैं, ये पोस्ट हार्वेस्ट मतलब फसल कटाई के बाद जो नुकसान होता है, वो जो लॉस है उसको कम करो, रिड्यूस करो। अब इंडियन सिनेरियो क्या है, इंडिया के दृष्टिकोण से देख लेते हैं, इंडिया का दृष्टिकोण क्या बोलता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी के बारे में। स्ट्रॉन्ग टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, इंडिया में देखो स्ट्रॉन्ग टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है। मोस्ट रिसेंट डेटा देखें तो एनुअल ग्रोथ जो हो रही है वो 2.81% से, ये एवरेज ग्रोथ है एनुअल ग्रोथ, और जो आउटपुट ग्रोथ है वो 3.17%, यानी कि जो 1.7 कुछ ग्रोथ चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है इंडिया की ग्रोथ। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, प्रभाव क्या पड़ा है इंडिया पे? देखो समर टेम्परेचर, जो गर्मी में जो तापमान होता है वो इंडिया में 5 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो सकता है जब इस सेंचुरी का एंड होगा, यानी कि 2099 आएगा तब तक 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा समर का, गर्मियों का, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा घातक होने वाली है 2099 आते आते। राइजिंग टेम्परेचर जब ये बढ़ेगा तो इसकी वजह से देखो रेनफॉल पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, जो बारिश अभी होती है कहीं पे ज़्यादा होगी कहीं पे कम होगी, इसकी वजह से इंडिया की जो यील्ड है, जो प्रोडक्टिविटी है वो घट सकती है, यानी कि मेजर फूड क्रॉप्स हैं जो वो 10% तक 2035 तक आते आते उनकी यील्ड है, प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। अदर चैलेंजेस क्या हैं? अदर चैलेंजेस है इंडिया में स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, मतलब किसान बहुत ही छोटे हैं। अगर 147 मिलियन लैंड होल्डिंग देखें इंडिया में, उसमें से 100 मिलियन ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, या नियरली 90% जो फार्मर हैं हमारे यहाँ पे, वो उनके पास ज़मीन बहुत ही कम है, 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं हमारे इंडिया ने? देखो एक तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम चलाई है, इसकी वजह से सॉइल में, मिट्टी में जितनी उर्वरकता है, मतलब उर्वरता बोलते हैं ना हिंदी में, फर्टिलिटी को, उपजाऊ, उसकी भूमि की उपजाऊ भूमि कितनी है कितनी नहीं है, उसमें कितने पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिशन कितने हैं, कितने मिनरल्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम कितना है, ये सब पता लगा के किसान को जानकारी दी जाती है और उस हिसाब से वो पेस्टिसाइड या ये फर्टिलाइजर वगैरह यूज कर सकता है, खाद वगैरह की कितनी खाद डालनी है मुझे। तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम चलाई ताकि किसानों को उसकी मिट्टी की उर्वरकता के बारे में पता चल सके। नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर।
हमारे इंडिया में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, इसको इम्प्रूव करने के लिए ये मिशन चलाया। और देखो 2008 में एक ये चलाया नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें 8 मिशन है, जिसमें से एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी है, और भी है, जैसे नेशनल सोलर मिशन है, नेशनल वाटर मिशन है, ऐसे 8 मिशन है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 8 हो के 8, ये आपको पढ़ना ही चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने का ये प्लान चलाया कि क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, उसके वजह से हम अपने मेजर्स को ऐसा अडेप्ट करें, ऐसी कंडीशन में डालें ताकि क्लाइमेट चेंज के हिसाब से हम एग्रीकल्चर करें। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये देखो 2015-16 में ये लॉन्च की थी। इसमें मोटो है हर खेत को पानी, हर एक खेत को पानी मिलना चाहिए, सिंचाई उपलब्ध होनी चाहिए। एंड टू एंड सॉल्यूशन के लिए ये इरिगेशन सप्लाई चेन को प्रमोट करने के लिए चलाई गई स्कीम। तो ये इंडिया ने स्टेप लिए, और इसी के साथ लेक्चर समाप्त।